क्लास 11 चैप्टर नंबर 33 प्रोबेबिलिटी RD शर्मा एक्सरसाइज 33.3 का एग्जाम्पल नंबर 40 है। 5 persons entered the lift cabin on the ground floor of an 8th floor, ठीक है, house. Suppose that each of them independently and with equal probability can leave the cabin at any floor beginning with the first. Find out the probability of all 5 persons living at different floors. ठीक है, तो अब देखो प्रॉब्लम को आराम से समझते हैं कि पहले तो हम सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो उस चीज़ को हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या रहा है। कह रहा है कि एक केबिन है, ठीक है, लेट अस एज्यूम कि दिस इज द केबिन, ठीक है। इस केबिन में 5 लोग इंटर करते हैं, ठीक है, दिस इज द 5 लोग जो कि इंटर कर गए, ठीक है। अब एक हाउस है जिसमें ना 8 फ्लोर्स हैं। 8 फ्लोर होंगे तो ये हो गया ग्राउंड फ्लोर, दिस इज द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसी तरह से फोर्थ फ्लोर, दिस वन विल बी फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर और ये हो गया सेवेंथ फ्लोर, ठीक है, और ये हो गया ग्राउंड फ्लोर। तो टोटल 8 फ्लोर हो गए ना, इसी वे में होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो ठीक है। अच्छा, सपोज दैट ईच ऑफ देम आर देम इंडिपेंडेंटली एंड विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर ग्राउंड रख देते हैं थोड़ा सा और अच्छा मिल जाएगा, ठीक है, विथ सपोज दैट ईच ऑफ देम इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा है कि 2 लोग जो है ना वो मतलब कहीं पे भी मतलब किसी 5 लोगों में जान पहचान नहीं होगी, बट वो अपने अपने काम से मतलब रख रहे हैं, किसी को किसी से लेना देना नहीं है, जैसे आज के लाइफ में हो गई है वैसे इंडिपेंडेंटली एंड विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, और सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, मतलब 1 है, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, मतलब 1/5 है कि वो किसी भी केबिन पर कैन लीव द केबिन एट एनी फ्लोर, कि कोई सा भी केबिन पे वो लीव कर सकता है वो दैट पर्सन, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां से तो ये चढ़े हैं, अगर ये चढ़े तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तो निकलेंगे नहीं, मतलब किसी भी पर्सन कोई भी पर्सन इन 7 फ्लोर में से कहीं पर केबिन को छोड़ेगा, मतलब उस फ्लोर पे रहता होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट पर्सन है वो उसके पास क्या चांसेस हैं, वो क्या कर सकता है, वो इन 7 में से किसी भी फ्लोर पे जा सकता है, ठीक है ना। ये फर्स्ट पर्सन जो है वो इन 7 में से किसी भी फ्लोर के पास किसी भी फ्लोर पे इसका घर हो सकता है, ठीक है। तो इसके पास 7 चांसेस हैं, सेम सेकेंड के लिए भी वही चांसेस होंगे कि वो इन 7 में से घर उसका किसी पे भी हो सकता है, ठीक है। तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, क्योंकि वो दोनों इंडिविजुअल है तो मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह से थर्ड पर्सन के लिए भी 7, फोर्थ पर्सन के लिए भी 7 और 5वें पर्सन के लिए भी 7। तो नंबर सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो गए ये, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 persons कैन लीव द केबिन। तो इसी चीज को हम लिख देते हैं एक बार, कि द टोटल नंबर the total number of ways in which
5 persons can leave the cabin, which is equal to 7 multiplied by 7 multiplied by 7 multiplied by 7 will be 7 की पावर 5. ठीक है. So therefore the total number of elementary events which is equal to 7 की पावर 5. ठीक है. तो हमसे क्या पूछा है प्रॉब्लम में. अब हम वापस से प्रॉब्लम में आते हैं. हमसे पूछा है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 पर्सन्स लिविंग एट डिफरेंट फ्लोर्स, कि जो 7 के 7 पर्सन्स हैं वो अलग अलग फ्लोर पर, डिफरेंट फ्लोर्स पर वो जो है वो केबिन को छोड़े. ठीक है. ठीक है. ठीक है. तो अब देखो हम इसको कैसे करेंगे. तो इसको ध्यान से आप समझना. अच्छा प्रॉब्लम है कि अब देखो, अब ये फर्स्ट पर्सन ये कह रहा है कि प्रॉब्लम पूछ रहा है हमसे. एक बार मैं यहाँ पे लिख दूं कि द नंबर ऑफ वेज इन विच डिफरेंट पर्सन लीव्स डिफरेंट फ्लोर. ठीक है. द नंबर ऑफ वेज इन विच डिफरेंट पर्सन लीव्स द डिफरेंट फ्लोर, कि हर अलग अलग पर्सन अलग अलग फ्लोर पर उतरे. ये कह रहा है. इसका हमें नंबर ऑफ वेज फाइंड करना. अच्छा, अगर हम फर्स्ट पर्सन पे आते हैं तो फर्स्ट पर्सन के पास क्या चॉइसेस हैं कि वो इन 7 में से किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है. ठीक है ना. किसी पे भी उतर सकता है. मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो फर्स्ट पर्सन है वो 4th फ्लोर पर उतर जाता है. ठीक है. 4th फ्लोर पर उतर जाता है. या फिर छोड़ो, वैसे कंफ्यूजन होगा कि लिफ्ट ऊपर, इसलिए ऐसा समझो कि फर्स्ट पर्सन फर्स्ट फ्लोर पर उतर जाता है और फर्स्ट पर्सन के पास कितने ऑप्शन थे. 7 ऑप्शन थे. ठीक है. इसी तरह से सेकेंड पर्सन के पास अब कितने ऑप्शन रह गए, क्योंकि सेकेंड वाला यहाँ पे उतर नहीं सकता है क्वेश्चन के हिसाब से. उसके पास अब 6 चॉइसेस रह गए हैं. तो सेकेंड वाले के पास है 6 चॉइसेस. ठीक है. फर्स्ट वाले के पास थे 7 चॉइसेस, सेकेंड वाले के पास है 6 चॉइसेस. मान लो कि जो सेकेंड है वो सेकेंड फ्लोर पर उतर जाता है, तो थर्ड के पास कितने चॉइसेस रह गए. 5 चॉइसेस रह गए. इसी तरह से फोर्थ के पास 4 और लास्ट वन के पास 3 चॉइसेस रह गए. ठीक है. तो वेज कैसे बना, क्योंकि सब लोग उतर रहे हैं तो वर्क हो रहा है, तो इसलिए मतलब हमने कहीं पे और की तो बात नहीं करी. ऐसा तो नहीं कहा कि फर्स्ट पर्सन उतर रहा या फिर फर्स्ट पर्सन नहीं उतर रहा. ऐसा तो कहा नहीं. ठीक है. सब उतर रहा है. ठीक है. तो भाई प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो नंबर ऑफ वेज के लिए आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो. 7 × 6 × 4 × 3. ठीक है. ये हो गया नंबर ऑफ वेज. आई होप आपको समझ आया होगा. तो therefore favorable elementary events, the number of favorable number of elementary events
विच इज इक्वल टू दिस। इसको पूरा का पूरा यहीं पे यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो। तो हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू 7 6 5 4 3 अपॉन में 7 की पावर 5। तो इससे ये कैंसिल होगा, 7 की पावर 4 हो जाएगा, और बाकी तो 7 किसी से कैंसिल हो नहीं सकता। तो देखो ये हो गया, ये हो गया 30, ये हो गया 12, ठीक है, और 12 और 3 36, 306 अपॉन में 7 की पावर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। इंटरेस्टिंग था बट आसान था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 41 है कि इफ n पर्सन आर सीटेड ऑन अ राउंड टेबल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू नेम्ड इंडिविजुअल विल बी नेबर्स। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको आराम से समझेंगे हम। तो ये कह रहा है कि एक राउंड टेबल है, तो राउंड टेबल है तो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब हमें n लोगों को बैठाना है, तो पक्के n सीट्स तो रखी होंगी इन्होंने, ऐसा लाइक दैट कि n चेयर्स लगा कर रखे होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अच्छा, अब हमें n पर्सन्स को बैठाने हैं एक राउंड टेबल में, तो यहाँ पर ना ट्रिक होता है कि अब हमें पहला हमारा मोटिव क्या होता है कि हम सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालें। बट इन दिस केस यहाँ पर सोचने वाली बात है कि सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका रिजल्ट n फैक्टोरियल है तो वो गलत है। क्यों, क्योंकि टेबल जो है वो राउंड टेबल है। जब हम यहाँ पर सीटिंग कराते थे, जैसे हम 3 4 का केस समझते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हमें 3 पर्सन को बैठाने होते थे, तो द नंबर ऑफ वेज जो निकलता था वो 3 फैक्टोरियल निकलता था, ठीक है, ठीक है। बट आप खुद इस चीज को सोच कर देखो कि अगर आपको यही 3 लोग को अगर एक राउंड टेबल में बैठाना हो, जैसे ये मानो ए, मतलब ये 3 लोग हैं ए बी एंड सी, इनको आपने बैठा दिया, ठीक है। अब अगर कोई बंदा आए और वो ऐसे बैठा है, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है, कोई और बंदा आए तीसरा, वो इनकी सीटिंग ऐसे कर दे, ए बी एंड सी, तो आप बताओ क्या ये तीनों अलग अलग है कि तीनों सेम है, ठीक है। आप एक बार सोचो कि क्या ये तीनों अलग अलग हैं और क्या सेम है। भैया सेम है, बिल्कुल सही। क्योंकि सेम इसलिए है क्योंकि ये राउंड टेबल है, हमें नहीं पता कि स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या है। जैसे यहाँ पर अगर हम एक, ये क्या है, एक तरह का स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होती है, एंड पॉइंट। ओह, फिर गलती है ना, गलती। चलो मान लेते हैं कि ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अरे मान लेते हैं भाई स्टार्टिंग पॉइंट पता है हमें, ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होती है। बट इन जब हम राउंड टेबल की, हम अभी स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा तो उस चीज़ों को, हम कंसेप्ट को बिल्कुल खोद नहीं रहे। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर पता है कि ये है स्टार्टिंग पॉइंट, बट क्योंकि राउंड टेबल में स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, मतलब हम बता नहीं हो, ऐसा नहीं, मतलब यहाँ पर ए से स्टार्ट हो रहा है बट हम बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो हमने इनका ऑर्डर चेंज नहीं करा है। अब देखो ए बी सी ही है, ए बी सी ही है और ए बी सी है। अगर हम ए और सी को रिप्लेस कर देते तो फिर एक अलग चीज़ हो जाती। बट क्योंकि हमने, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी भी सर्कल में अगर हम साइक्लिक वे में रोटेट करें तो चीज़ें चेंज नहीं होती। देखो अगर आपको ये ध्यान में हो तो अगर हम
जैसे साइक्लिक ग्रुप हो गया तो हाँ ठीक है, वो उस चीज़ से हम कनेक्ट नहीं करेंगे। बट आप ये सोचो कि अगर आप यहाँ पे भी ए को लिखते तो क्या डिफरेंट है, यहाँ पर मैं बोलूँगा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसी तरह से यहाँ से हमने ऑर्डर चेंज नहीं करा ना। जैसे अगर मैं बी सी को यहाँ पे कर देता तो ये हो जाता ए सी बी, ऑर्डर चेंज हो जाता तो वो डिफरेंट हो जाता। बट इस केस में तो ऑर्डर चेंज हुआ नहीं है। जैसे अगर हम स्ट्रेट लाइन में बात करें तो ए बी सी एंड ए बी सी ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन राउंड चेयर में ये दोनों सेम बात ही है, क्योंकि ये साइक्लिक वे में अगर आप चेंज करोगे ना, और क्योंकि सर्कल है तो वो सेम ही होता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर तो तीन चीजों को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल था, तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि आप देख रहे होगे कि जितने जगह हैं उतने ही दिक्कत, मतलब जैसे यहाँ पर 3 की सीटिंग है ना, तो जो 3 है वही ज्यादा हो रहा है, मतलब 3 ज्यादा हो जा रहे हैं। ऐसे तो 3 फैक्टोरियल में 3 ज्यादा हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 6 की बात करें, अगर हम ए बी सी को अगर हम स्ट्रेट लाइन में लिखे तो ये हो गया, फिर एक ये भी हो सकता है ए बी सी, ये 3 तो एक ही हो गए राउंड चेयर में, और बाकी 3 डिफरेंट क्या रह गए, ए बी सी बी सी ए और ए सी बी। ठीक है, तो टोटल 6 होने थे, बट लेकिन लास्ट में बचे कितने, 3, तो 3 ज़्यादा हो गया, मतलब 3 फैक्टोरियल को आप 3 से डिवाइड कर दो। देखो ये 3 हुए और कुछ भी अच्छा, ये दोनों तो सेम ही हो गए। अरे इनके 6 अरेंजमेंट क्या होंगे, एक ए बी सी होंगे, एक और होगा, सबसे रह जा रहा है। देखो आप ऐसे देखो, ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, सी एक बार और आगे आएगा, तो सी बी ए, सी बी ए, तो सी बी ए, फिर वो सेम ही हो जाएगा। तो बेसिकली 3 ही ज़्यादा होने चाहिए थे ना। अब देखो 4 ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब मैंने एक एग्जांपल लेके बता दिया कि हम ना 3 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2। ठीक है, मतलब 2 फैक्टोरियल, कि अगर 3 का केस है तो रिजल्ट 2 फैक्टोरियल आता है, आप देख सकते हो। ठीक है, चेक कर लेना भाई, एग्जांपल मैंने शो कराया, क्योंकि अगर हम जनरल प्रूफ करने जाएंगे इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो एक एग्जांपल से दिखा दिए कि क्या हो रहा है। अगर हम 3 की बात कर रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल बाई 3 आ रहा है, तो अगर हम n पर्सन को राउंड टेबल में बैठाएंगे तो क्या होगा, n फैक्टोरियल बाई n आएगा। दिक्कत क्यों आ रही थी, आई होप आपको क्लियर होगा कि ना हम
इनमें क्या हो रहा है कि जो साइक्लिक ऑर्डर में जो चीजें हो रही हैं वो सेम ही हो रही हैं, क्योंकि हमें एंड पॉइंट के बारे में हमें यहाँ पता नहीं है, इसलिए जो साइक्लिक वे में जो चेंज हो रही है वो सेम है, इसलिए हमें उसे हटाने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो ए बी सी सेम है, अब हम सी ए बी की बात करें तो सी ए बी यही है, सी ए बी ऑर्डर ए बी अभी भी ए बी सी है। फिर हम बी सी ए की बात करें तो बी सी ए अभी भी ऑर्डर ए बी सी ही है। ठीक है, जब ए बी सी नहीं रहे तो वो अलग होगा, बट इन द केस अगर वो साइक्लिक वे में ए बी सी चल रहा है, जैसे हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो अभी भी ए बी सी ही बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट करें तो अभी भी ए बी सी ही बन रहा है। हम रोटेशन किसी वे में भी कर ले, अगर ए बी सी बन रहा है तो वो, बट अगर हम इस केस में देखें, पहले है बी, फिर है ए, फिर है सी, मुझे लग रहा है डायरेक्शन भी फिक्स करनी पड़ेगी। बिल्कुल ये अपोजिट हो गया, अगर हम इस साइड से ले रहे हैं ना तो फिर इस साइड से ही लेंगे। फिर सी ए बी की बात करें तो ये हो गया सी बी ए, इसकी बात करें तो ए बी सी, ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चले तो ए बी सी बन रहा है हर बार, ये हो जाएगा, सॉरी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ए बी सी बन रहा है, क्लॉकवाइज चले ए बी सी बना, क्लॉकवाइज चले ए बी सी बना, यहाँ पर अगर हमें ए बी सी बनाना तो एंटी क्लॉकवाइज चलना। ठीक है, फिर एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, हाँ तो ठीक है ना। अब देखो ये अगर हम इनको क्लॉकवाइज लें, ठीक है, क्लॉकवाइज ले क्लॉकवाइज ले क्लॉकवाइज ले, तो ये तीनों सेम है, मतलब इनमें से एक ही काउंट होगा। अब अगर हम इनको एंटी क्लॉकवाइज में देखें तो इन दोनों तीनों में से एक ही काउंट होगा, तो अलग अलग हो गए ना। ठीक है, एक एंटी क्लॉकवाइज का और एक क्लॉकवाइज का। आई होप आपको समझ आया हो, क्योंकि देखो ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, नो डाउट। ठीक है, बट ये तो डिफरेंट डिफरेंट है ना, जैसे इसमें है ए बी सी, इसमें क्या है, ऑर्डर चेंज है ना। अच्छा इसको देखोगे तो दिक्कत होगी, इसको देखो आप कहाँ गया, ए बी है, आप देखो इनको और इनको कंपेयर करो, आप देखो इन दोनों का ऑर्डर चेंज है। ठीक है, तो वो तो अलग अलग हो जाएंगे ना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम इसको प्रोसीड करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया इसमें। तो आपको ट्रिक बस याद रखना है कि जब भी राउंड टेबल में अगर आपको n पर्सन बैठाना तो वो होता है n फैक्टोरियल बाई n। क्यों होता है बता दिया मैंने। तो हम प्रॉब्लम करते हैं।
तो टोटल नंबर, बस हम इसी चीज को इंग्लिश में लिख लेते हैं थोड़ा सा अंग्रेजी में, कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन which n persons can be seated, n persons can be seated on the round table is n factorial by n, which is equal to n minus 1 factorial. ठीक है, तो therefore total number of elementary events which is equal to n minus 1 का फैक्टोरियल. ठीक है, अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि टू नेम्ड इंडिविजुअल्स, ठीक है, मान लेते हैं ये ए है ये बी है, इनका हमने नेम कर दिया. ठीक है, दैट द टू नेम्ड इंडिविजुअल विल बी नेबर्स, कि ये दोनों हमेशा नेबर्स रहेंगे. तो नेबर्स रहने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अगर आपको याद हो तो हम नेबर्स रहने के लिए क्या करते थे, कि अगर हमें कहा जाता था कि 4 आइस को आप साथ में रखो, तो हम उन 4 आइस को क्या करते थे, एक लेटर कंसिडर करते थे. तो लेट अस एज्यूम कि हम इनको एक कंसिडर करेंगे. ठीक है, एक कंसिडर करें तो इधर कितने रह गए, टोटल थे n, 2 को एक में रख दिया तो बच गए n माइनस 2. ठीक है, बच गए n माइनस 2, बट सीटें कितनी रह गई हैं, n माइनस 1 का एक, n माइनस 2 और एक ये n माइनस 1 का हमें अरेंजमेंट करना है, मतलब n माइनस 1 लोगों को हमें बैठाना है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन which n minus 1 persons can be seated on the round table which is equal to n minus 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि n लोगों को बैठाने के लिए क्या आ रहा था, n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इसके लिए आ रहा n माइनस 2 फैक्टोरियल. तो therefore टू द नंबर ऑफ वेज, ठीक है, यही सेम नंबर ऑफ वेज that the two individuals will be neighbor, it will be n minus 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 का फैक्टोरियल. ठीक है, क्योंकि इनके पास तो n माइनस 2 थे, ये आपस में तो चेंज हो सकते हैं ना, a यहाँ पर आ सकता है, b यहाँ पर आ सकता है. ठीक है, फिर भी ओके रहेगा, तो उसके लिए आ गया 2 फैक्टोरियल. ठीक है, ये हो गया. तो therefore hence the required probability क्या हो जाएगा, required probability which is equal to n minus 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल और अपॉन में n माइनस 1 का फैक्टोरियल. तो इससे इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे n माइनस 1, तो 2 बाई n माइनस 1. आई होप समझ आया होगा आपको कैसे करा हमने. तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 42 है कि द 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट द रिपीटिशन. कि हमें क्या करना है, 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स 1 2 3 4 5, जहां पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है. तो हम इन 5 नंबर को यूज कर
कितने नंबर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो उसका क्या वेज हो जाएंगे। देखो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इस 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं कि वो इन किसी में भी 5 में जा सकता है, तो 1 के पास है 5 चॉइसेस। ठीक है कि 1 कहीं पे भी जा सकता है। लेट अस एज्यूम कि 1 यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो अब 2 के पास कितने चॉइसेस हैं, 2 के पास 4 चॉइसेस हैं। ठीक है, 2 के पास 4 चॉइसेस हैं कि वो इन किसी 4 डब्बे में से किसी में भी जा सकता है। लेट अस एज्यूम कि वो यहाँ चला गया। तो इसी तरह से 3 के पास 3 चॉइसेस होंगे, 4 के पास 2 और 5 के पास 1। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इनको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो उतनी नंबर ऑफ वेज, मतलब उतना नंबर आप बना सकते हो बाय यूजिंग दिस नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज को हम इंग्लिश में लिख देते हैं थोड़ा अंग्रेजी में कि द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट numbers can be formed by using the numbers 1 2 3 4 5 is 5 का फैक्टोरियल दैट इज 120। ठीक है, तो therefore total number of elementary events which is equal to 5 का फैक्टोरियल दैट इज 120। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या पूछा, हमें प्रोबेबिलिटी उन सारे नंबर्स की पूछी है जो कि 4 से डिविजिबल है। अब आपको पता है कि 4 से डिविजिबल कौन से नंबर जो होते हैं वो 4 से डिविजिबल होते हैं। 4 से डिविजिबल होने के लिए किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिविजिबल होना पड़ता है। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल तभी है जब उसके लास्ट के 2 डिजिट जो नंबर थे वो 4 से डिविजिबल होंगे, तभी होंगे ना। मतलब ये लास्ट में क्या हो, या तो अगर हम इन 5 नंबर को अगर हम रिकॉल करें तो 4 से डिविजिबल होने के लिए या तो यहाँ पर 12 होना होगा, क्योंकि 1 2 12 हो जाएंगे, 13 नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, 24 जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा, 25 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा। बट ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर हम सारे नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 1 भी होगा और 1 2 भी चल सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ का भी हमें टेक केयर करना है। जैसे मैंने करा वैसे नहीं कर लेना है आपको, क्योंकि मैंने ऐसे देख लिया था कि 1 2 2 1 1 3 3 1 1 4 4 1 1 5 5 1 नहीं हो रहा है कोई भी। ठीक है, 1 2 ही हो रहा था। अब फिर 2 3 3 2, देखो 3 2 भी हो रहा है, रह गया था 3 2 2 4 4 2 4 2 भी 5 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल होगा नहीं, 21 नहीं होगा, 2 5 5 2, हाँ 5 2 हो जाएगा। इसी तरह से 3 4 4 3 नहीं, 3 5 5 3 नहीं, 4 5 5 4 5 4 17 नहीं होगा। ठीक है, तो बस यही अगर लास्ट में यही 4 डिजिट आए तभी वो जो नंबर होगा 4 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो हम कैसे करें, तो अगर लास्ट में ये 4 डिजिट आए तभी जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा, मैंने भी बताया। तो लेट अस टेक कि हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना था। अब हमें ऐसा नंबर कंस्ट्रक्ट करना है जो कि 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो लेट अस टेक कि हमने 1 और 2 को यहाँ पर फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब बाकी कितने 3 बचे हैं, अब बाकी 3 नंबर बचते हैं ना, 3 4 और 5। ठीक है, तो इन 3 4 5 के पास कितने चॉइसेस है, ये 3 किसी में भी जा सकता है, तो 3 के पास
3 चॉइसेस, 4 के पास 2 चॉइसेस और 5 के पास 1, तो ये हो गया 6 बनेंगे। ठीक है, अगर हमने 1 2 को फिक्स किया तो टोटल उसके बाद 6 नंबर बनेंगे। इसी तरह से हमने, अरे कोई नहीं, आप ऐसा समझ लो, देखो 1 2 को फिक्स किया, 3 नंबर, 3 डब्बे बचते हैं, तो हम 3 नंबर को कैसे वे में अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल। अब टोटल 4 चीज़ें थी, मतलब 4 था ना, एक 12 था, एक 24 था, एक 32 था, एक 52 था, तो एक एक करके अगर हम उन सबको फिक्स करेंगे तो क्या होगा, 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, तो इट विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो हो गया 24। ठीक है, तो 24 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 4 से डिविजिबल होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो हमने क्या करा, हमें पता है कि कोई भी नंबर 4 से तभी डिविजिबल होता है जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हमने इनके सारे कॉम्बिनेशन दो के लास्ट के 2 के लिए हमने मतलब इनका 2 का कॉम्बिनेशन बनाकर देख लिया, तो वो 12 24 32 और 52 ही ऐसे 4 नंबर थे जो कि 4 से डिविजिबल थे, इनका 2 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और टोटल इतने कितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे, डिस्टिंक्ट, क्योंकि डिस्टिंक्ट लेना है, 2 2 ले नहीं सकते, 4 4 ले नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हमने डिस्टिंक्ट लिया है। तो टोटल हमारे पास 30 है, 30 को चेक किया तो पता चला 12 जो है, मतलब जो 4 ही है वही 4 से सिर्फ डिविजिबल है। ठीक है, अब हमें नंबर ऐसा जानबूझकर बनाना था कि जो कि 4 से डिविजिबल हो, तो हमने लास्ट में 1 2 रख ही दिया, सो दैट कि वो नंबर 4 से डिविजिबल हो, और आगे आप कुछ भी रख लो वो नंबर 4 से डिविजिबल रहेगा। तो अब हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि एक बार 3 4 5 रखेंगे और काउंट करेंगे। हमें पता है कि 3 4 5 3 नंबर बचते हैं, उनके लिए 3 प्लेसेस खाली हैं, उनको अरेंज करने का तरीका होता है 3 फैक्टोरियल, तो हो गया। तो यहाँ से निकल कर आया 1 2 को जब हमने फिक्स करा तो वहाँ से 3 फैक्टोरियल मतलब 6 नंबर ऐसे बन सकते हैं जो कि 4 से डिविजिबल बाई फिक्सिंग 1 2। इसी तरह से आप 6 नंबर और भी बना सकते हो जब आप 2 4 को फिक्स करोगे। इसी तरह से 6 नंबर आप और बना पाओगे जब आप 3 2 को फिक्स करोगे। 6 नंबर और बना पाओगे जब आप 5 2 को फिक्स करोगे। तो टोटल आप कितने नंबर बना पाओगे जो कि 4 से डिविजिबल है, टोटल 24। बस प्रोबेबिलिटी हो गया, बस इसी चीज़ को मैं लिख देता हूँ एक बार। Therefore, the total number of 5-digit number which is divisible by 4 is 3 factorial multiplied by 4, that is 24। ठीक है, तो hence required probability which is equal to 24 by 120, ये हो जाएगा 1/5, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। ठीक है, तो हम देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। लास्ट प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है ये तो, मतलब ये ऐसा है कि लास्ट में जाते जाते एक रिलैक्स वाला क्वेश्चन कर जाते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आउट ऑफ 9 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज देयर आर 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, कि 4 बॉयज हैं और 5 गर्ल हैं। अ टीम ऑफ 4 स्टूडेंट इज टू बी सेलेक्टेड, अभी तक कितनी बार कर आ रहे हैं, फॉर अ क्यूज प्रोग्राम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 आर बॉयज एंड 2 आर गर्ल्स। तो हमें 4 लोगों को सेलेक्ट करना है। ठीक है, टोटल कितने पर्सन है, 9, 4 लोगों को सेलेक्ट करने का प्रोसेस 9 से 4, तो वो हो गया आपका क्या, फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। इसी चीज को मैं बस लिख देता हूँ, इसमें तो बस लिखना है, इसमें समझाना क्या ही है। आउट ऑफ 9 स्टूडेंट्स 4 students can be selected in 9C4 ways। ठीक है, तो therefore total number of
एलिमेंट्री इवेंट्स विल बी 9C4। अब हमें क्या करना है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, therefore the number of ways in which two boys and two girls are selected from 4 boys and 5 girls। अब देखो 2 बॉय को 4 बॉय में से मतलब 4 में से 2 चुनना है, तो उसका तरीका 4C2, और 5 में से 2 चुनना है 5C2। और क्योंकि दोनों बॉयज और गर्ल तो बोला नहीं है, बॉयज एंड गर्ल्स बोला है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। सो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हो जाएगा 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 5C2। ठीक है, सो hence required probability will be 4C2 multiplied by 5C2 upon में 9C4। 4C2 6 होता है, ठीक है। 5C2 होता है 5, 4/2 10 होता है, और 9C4 होता है 9C4 हो जाएगा 9, 8, 7, 6/4। ये हो गया 2, ये हो गया कैंसल। नाइन सी फोर क्या होगा, 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ओ माय गॉड, 4 फैक्टोरियल होना था ना, 4, 3, 2, 1 क्या कर दिया। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 हो जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21। ठीक है, 10/21। आप देख लो एक बार, बाकी हम कल करते हैं। थोड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। कोई नहीं, टाइम लग जाए, बट हमें समझना है प्रॉब्लम्स को, रटना नहीं है। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो हो जाएगा प्रॉब्लम। इतना कुछ मुश्किल है नहीं, आप देख ही रहे हो, बस ईजी है। बट मैं क्योंकि इतना एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई इशू रह जाए, सो दैट कि उनको भी क्लियर हो, इसलिए मैं इतना। अगर आप आता है आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।